टीडीएस क्लास 2 सीए इंटर इनकम टैक्स में अपा टीडीएस का टॉपिक देख रहे थे। कंटिन्यू करते हैं, सेक्शन 192 पढ़ रहे थे हम लोग। सेक्शन 192 देखते हैं क्या सैलरी का सेक्शन 192 टीडीएस कैसे कटेगा एम्प्लॉयर? स्लैब रेट से। बंदे की स्लैब रेट बनाएगा, स्लैब रेट के ऊपर क्या जोड़ेगा? सरचार्ज, एजुकेशन सेस। अब इसमें दिक्कत यह है कि कई बार एम्प्लॉय को नहीं पता होता कि एम्प्लॉयर को बताना है कि मेरा एलआईसी है, बच्चों की ट्यूशन फीस भी है, बताना भूल गया एटीसी। तो ऐसा है, चिंता मत करो, मालिक टीडीएस अगर वो अपने हिसाब से काट लेगा तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप अपनी रिटर्न भरोगे, बाकी कमाइयां जोड़ के भरना ना। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं भैया? आप एक बार टीडीएस मालिक ने जो काटना था काट लिया, अब आप क्या करना फिर बाद में? आप अपनी बाकी कमाइयां जोड़ के, सैलरी जोड़ के, टीसी काट के, टीटीए काट के, जो बनता है टैक्स बना के ले लेना वापस या भर देना। वैसे भी एक बात बताओ, टोटल टैक्स क्या सैलरी पे बन जाता है? इनकम टैक्स तो बाकी हेड जोड़ के बनेगा। और मान लो हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेज हो, पीजीबीपी कम होता है नौकरी वालों का, जो भी हेड है जोड़ लोगे, पांचों हेड जोड़ के टैक्स बनता है क्या अकेला सैलरी पे बनता है? इसलिए जोड़ के बनता है। इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपने कुछ चीजें एम्प्लॉयर को नहीं बताई या बतानी रह गई, टीडीएस आपका कम ज्यादा हो गया, तो बाद में हो जाएगा हिसाब, इनकम टैक्स की रिटर्न में कर लेना सही। समझ आया? आप इनकम टैक्स की रिटर्न में सही कर सकते हो। ये आपको इनकम टैक्स कह रहा है। सेक्शन 192 किसका है? सैलरी पे टीडीएस काटने का। धीरे धीरे सारे प्रोविजन पढ़ने शुरू करता हूं। पहली बात, टीडीएस काटेगा कौन? एनीबॉडी हु इज पेइंग सैलरी, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एचयूएफ हो या एओपी, चाहे आपकी ऑडिट होती हो या ना होती हो, डजंट मैटर। आपकी ऑडिट होती हो या ना होती हो, ये मैटर नहीं। बोलो। मैं वो कह रहा हूं, रोडी बाजार का दुकानदार है, उसकी किसी से ऑडिट नहीं होती, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है। एक बात है, जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होगी वो इतनी बड़ी बड़ी सैलरी दे देगा? सोचने की बात है। जिसकी टर्नओवर कह रहा हूं, प्रॉफिट तो कह ही नहीं रहा, प्रॉफिट होंगे कितने उसके? जिसकी सेल मान लो 90 लाख रुपए है, ठीक है, कमाता कितना होगा? 20%, 15% से ज्यादा क्या कमाता होगा बिजनेसमैन? 15 लाख कमा लेगा, 17 लाख। वो क्या सैलरियां इतनी इतनी दे देगा? 8-8, 9-9 लाख रुपए की, क्योंकि 5 लाख तक की सैलरी वाले पे तो टीडीएस कटना ही नहीं। 87 है, उसकी इनकम जीरो कर देगी टैक्स। तो इसलिए इनडायरेक्टली तो बात यही है कि भैया टीडीएस काटने वाले कौन से एम्प्लॉयर मिलेंगे? जो ज्यादा इनकम ग्रुप वाले होंगे। पर एक्ट में कोई रूल नहीं बना। एक्ट में कहा गया कि अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय यू, आपने कितने बंदे नौकरी पे रखे हैं मैटर नहीं है। आपकी टर्नओवर, आपका प्रॉफिट कितना है दुकान का, मैटर नहीं है। इफ यू आर एम्प्लॉयर पेइंग सैलरी टू समवन, देन यू आर एंटाइटल्ड टू डिडक्ट टीडीएस। लेकिन कब काटना है? इफ द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय exceed the basic exemption limit and he is liable to pay tax। कौन? एम्प्लॉई। तो उसका टीडीएस काटना। अगर 87A ने उसकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो कर दी एम्प्लॉई की, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, एम्प्लॉई अपनी इनकम खुद डिक्लेयर करेगा, बाकी डिडक्शंस बताएगा। और क्या सुनो, एम्प्लॉई अपनी और इनकम भी बता सकता है। एम्प्लॉई कह रहा है सर मेरी तो और भी कमाइयां हैं, मालिक कहता अगर तूने बतानी है तो बता दे। क्या सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, बतानी है तो बता दे? क्या मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर तू नहीं बताएगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरी सैलरी की इनकम मान के टीडीएस काट लूंगा। अगर वैज यू विश, अगर तुम बताना चाहो तो बाकी कमाइयां बता सकते हो, जो बताएगा मैं सैलरी में वो भी जोड़ के टैक्स बना लूंगा, वो टीडीएस काट लूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनो, एम्प्लॉय की सैलरी 70,000 रुपये महीना,
कितनी होगी 12 महीने की? लगभग 840। स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड रजीम हो या न्यू रजीम हो, मिलनी मिलनी है। 790 क्या आ गई उसकी? टैक्सेबल सैलरी। क्या सर मेरी और कमाइयां भी है बताऊं? मालिक कहता बता दे, तेरी मर्जी है, तू बताएगा। बाकी दिक्कत तो मेरे को है, तू बताएगा तो, क्योंकि मेरा बंदा क्या करेगा, तेरी सैलरी में बाकी कमाइयां जोड़ के टैक्स बनाएगा, फिर टीडीएस कटेगा। क्या सर मेरे कुछ लॉस भी हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है भैया हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और लॉस मैं नहीं मानूंगा। वो भी ओल्ड रजीम में तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट हो जाता है, न्यू में तो दूसरे एड से होना ही नहीं। कैरी फॉरवर्ड ही होगा हाउस प्रॉपर्टी में। ओल्ड रजीम है क्या? कहता हाँ। हाउस प्रॉपर्टी लॉस है क्या? कहता हाँ। क्या बता दें? क्या वैसे मेरे को कैपिटल लॉस भी है क्या? भूल जा। बिजनेस भी लॉस है क्या? भूल जा। लॉस कौन सा बता? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस झूठा बनाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे मिलती है, डिडक्शन तो बनता है, और वो झूठा इंटरेस्ट बताना मुश्किल, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा किसको लोन किससे लिया, कितना इंटरेस्ट। समझ आया? आप बता दो कितनी इनकम है। कहता हाँ बता रहा हूँ सर। कहता जी मेरे को ना थोड़ी सी इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, ₹1,00,000 है सर। कहता है सर मुझे ना अदर सोर्सेज में भी कमाई है कोई 60,000। क्या सर हाउस प्रॉपर्टी में मेरे को लॉस है कोई 40,000। कहता और भी लॉस है मुझे, छोटा मोटा बिजनेस भी है उसमें लॉस, भूल जा, कैरी फॉरवर्ड। तो अपनी रिटर्नों में एडजस्ट करना वो लॉस हमें क्यों? क्या सर मैंने तो पढ़ा था वो जो बिजनेस का लॉस है वो सैलरी से नहीं कटता, लेकिन अदर सोर्सेज से कट सकता है, यहाँ शॉर्ट टर्म भी है मेरी, वहां से कट सकता है। मालिक कहता है मैंने कब कहा नहीं कट सकता, पर मैं नहीं काटूंगा। क्या सर फिर कट सकता है तो आप क्यों नहीं काटोगे? मालिक कहता है भैया तेरा असेसमेंट करने का जिम्मा मेरा है, किसी सी एडवोकेट को भी फीस दे दे, वो करेंगे तेरा असेसमेंट, रिटर्न भरेंगे। मैं तो तेरा टीडीएस काटने वाला बंदा हूं, मेरे को तो टीडीएस काटने की जिम्मेवारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो तू ये कमाइयां मुझे बता के मेरी टेंशन बढ़ा रहा है, मुझे क्या फायदा तेरी ये कमाइयां जान के, तेरा टीडीएस फालतू काट के, तेरा टीडीएस मैं सैलरी पे काटूं वो सही है, पर तू बता रहा है बाय लो बता सकता है, तू बता रहा है मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन लॉस सिर्फ एक ही बता मेरे को, कौन सा? हाउस। कहता मतलब बिजनेस का लॉस बेकार? कहता किसने कहा बेकार? तू रिटर्न भरेगा अपनी तब काट लेना। क्या सर आप अभी नहीं काट रहे तो मैं कब कहां से काट? भैया मेरे को पावर नहीं है, ये तेरी मैं इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर रहा, मैं तेरा क्या काट रहा हूं? सिर्फ टीडीएस। तू अपनी रिटर्न खुद भरेगा। कहता अभी भरूंगा। कहता हाँ भरेगा, फाइनल हिसाब होगा, ये सिर्फ क्या है? टीडीएस का हिसाब। अब वही बात है, दिमाग खराब हो जाएगा एम्प्लॉयर का समझा समझा के एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय पता क्या सोच रहा है? वो ज्यादा सियाना बनता है। एम्प्लॉय पता क्या सोच रहा है? सारी चीजें मैं इसको बता दूं। सुनो, एम्प्लॉय के मन में क्या चल रहा है, इधर देखो। जब वो अपनी रिटर्न खुद भर सकता है, उस हिसाब किताब कर सकता है, क्यों? एम्प्लॉय क्या सोच रहा है? कहता है सारा कुछ मैं मालिक को बता देता हूं, एक एक चीज, यही मेरा टीसी और सब काट लेगा, लॉस सेट ऑफ कर लेगा, मेरा सही टैक्स बना के टीडीएस काट लेगा, मेरा टैक्स बाद में और भरना बचेगा ही नहीं, ना एडवांस टैक्स का चक्कर पड़ेगा, मुझे रिटर्न भरने को क्या रह जाएगा फॉर्मेलिटी, यही कुछ मैं रिटर्न में चिपका दूंगा। ये मालिक बनाएगा तो सही, फॉर्म 16 बना के देगा, मेरे को किसी सी एडवोकेट को फीस नहीं देनी पड़ेगी, यहां से देख के मैं इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर लूंगा। सैलरी की रिटर्न ही 2 पेज की होती है सारी, पर बाकी अड्डा तो फॉर्म 2 में जाना पड़ेगा, ITR 1 में नहीं चलेगा। और बिजनेस भी है क्या? 3 में चल, फिर तेरे को पता लगेगा, 50-60 पेज का फॉर्म भरेगा। तो कितनी आ गई इनकम हाउस प्रॉपर्टी काट के? बोलना 790 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000, कितनी होगी आपकी इनकम? 9,10,000 होगी। कहता कोई डिडक्शन? कहता है ना ATC आपको पता ही होना चाहिए। कहता पिछले साल भी ली थी। मालिक कहता भैया पिछले साल ली थी, मुझे क्या पता तूने अब किस्त भरनी भी है कि नहीं, क्या पता तेरा पॉलिसी लैप्स होनी हो, मेरी ड्यूटी तो पूछनी बनती है। क्या सर पूछो पूछो और पूछो, क्या पूछते हो? कहता 30,000 वो है। कहता मेडिकल भी है? हाँ है। 20,000 वो है बस। कहता सर और कुछ नहीं। कितना हो गया टोटल इनकम?
860 बनाना जी टैक्स 860 860 ओल्ड रजीम है तो ही डिडक्शन दी है, सेटअप भी हाउस प्रॉपर्टी तो ही हुआ है, काट लिया हाउस प्रॉपर्टी। 860 माइनस 5 लाख का 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, 87,880। मालिक इसको डिवाइडेड बाय 12 करेगा तो हर महीने कितना टीडीएस काटेगा बोलो? हर महीने काटेगा 7223 रुपये, 7323। हाँ जी, हर महीने कितनी सैलरी देगा? कितने पैकेज पे हो आप? आपकी सैलरी 70,000 है ना, मालिक आपको हर महीने 70,000 में से 7323 रुपये पर मंथ टीडीएस के काट के कितने देगा आपको? हर महीने आपको दे देगा 62,676 रुपये पर मंथ। आइडिया, टीडीएस एक आइडिया ही है, कंफर्म तो रिटर्न के बाद होगा। यानी मालिक तो खुश है ना ही बता यार, प्लीज यार तू मुझे चीजें बता रहा है, मैं जोड़ूंगा, फिर तेरी डिडक्शन काटूंगा, फिर तेरा टैक्स बना के टीडीएस काटूंगा, छोड़ यार मैं तो सैलरी भी कर लेता हूं जो होता है, मानते हुए कि तेरी कोई और कमाई नहीं है। तो सर ऐसे कैसे, कमाई तो है, फिर रिटर्न में दिखा ले यार, रिटर्न में दिखा। पता क्या होता है, एम्प्लॉय को गलतफहमी होती है, भी जो फॉर्म 16 में लिख के आ गया ना वो मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो फॉर्म 16 में नहीं आया तो कल को इनकम टैक्स चेक करेगा तूने बताया क्यों नहीं, जबकि ये बताना बाय लॉ जरूरी नहीं है। तेरा टीडीएस कम भी कट गया, ज्यादा कट गया, चिंता मत कर, तू बाद में बैठ के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बता कितनी बनी, क्योंकि तब तक तेरी सैलरी भी फाइनल हो जाएगी, सब कुछ फाइनल, तेरी डिडक्शन फाइनल, अदर इनकम फाइनल, लॉस फाइनल, हिसाब करके तेरा क्या है रिटर्न बना, टैक्स बनता है तो भर विद इंटरेस्ट, नहीं बनता तो जीरो, रिफंड बनता है तो रिफंड मांग। सही तरीका ये, पर एम्प्लॉय को नॉलेज नहीं होती, उसे यही लग रहा होता है कि भी बताना होता है, नहीं बताया तो कल को इनकम टैक्स सेक्शन ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। रिटर्न भरना एक अलग इश्यू है, टीडीएस मालिक ने काटना है वो अलग इश्यू है, बाकी इनकम बताना आपकी मर्जी, कंपल्शन। अब देखो 80 टीटीए मालिक काटना भूल गया, लो इसने बताया तो था मालिक को, सर मुझे बैंक का ब्याज आ रहा है, सर मुझे ना बैंक का ब्याज आ रहा है, मैंने आपको बताया था। सर आपने टीटीए क्यों नहीं दी? 80 टीटीए मेरे फॉर्म 16 में दिख ही नहीं रही सर। फॉर्म 16 सैलरी में फॉर्म 16 होता है, बाकी सब चीजों में फॉर्म 16 ए होता है। ब्याज में, रेंट पे सामने वाला डिडक्टर क्या देता है? फॉर्म 16 ए। सैलरी में मालिक कौन सा फॉर्म देता है? 16 लिखा है नोट्स में, सुनते चलो, कोई ऐसी चीज ही नहीं जो मैं आपको बताऊं और ना लिखी हो, लिखते रहते हैं हर बार हम, हर नोट्स में। तो ये धीरे धीरे मिल रहे हैं आपको अपडेट करके, सीधा उठा के तो ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो लिखने वाला काम ना करना पड़े। चलो इस बार काटा मैंने बड़ा, इसमें इस सेक्शन में ना बड़ा बेकार ही एसओपी से ने उड़ाया इस बार, बढ़िया किया, नहीं तो बड़ा खचपच था इसमें। वो रो रहा है क्या सर मेरी तो 80 टीटीए 10,000 रुपये मर गई, आपने तो 80 टीटीए नहीं दी, मैंने जो कहता तूने बताया नहीं भाई, क्या सर बताया तो था बैंक का ब्याज है, आप समझदार हो यार, 80 टीटीए देनी थी, मालिक ने टीटी दिखाई नहीं, कब क्या होगा, मेरा तो नुकसान है, टैक्स ज्यादा बन गया। फिर उसे को ना रो, ये फॉर्म 16 है, तेरी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं, रिटर्न में तू ले ले टीटीए। यहां नहीं आई तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहां कोई मालिक ने डिडक्शन नहीं दी तो डरने की बात इसमें नहीं है। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे तो वहां ले लेना जो डिडक्शन लेनी है। क्लियर? यहां एटीटीटीए नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, रिटर्न में आ जाएगी, तब ले लेना, चिंता मत कर। सही है? अब सुनो, बंदा ही नौकरी साल के बीच में लगा तो मान लो बंदे की तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए महीना, 1 अक्टूबर 2024 को 23 को ज्वाइन कर रहा है नौकरी,
ऑप्शनल ऑप्ट कर रहा है, ऑप्शनल रजीम। बताना पड़ेगा आपको कौन सा रजीम है। आपने बताया ऑप्शनल, ठीक है। कितनी बन गई 1.5 लाख के हिसाब से 6 महीने की तनख्वाह? कोई परक्विजिट अलाउंस है जोड़ लो, नहीं है, 9 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, कितनी? 50। कितनी होगी इनकम इसकी? 1.5। कोई और इनकम बताई एम्प्लॉय ने? नहीं बताई, बढ़िया, चलो अच्छा हो गया, काम आसान। डिडक्शन के लिए कुछ बताया? नहीं बताया, चलो बढ़िया है। 8.5 पे टैक्स लगा लो। सत्तर हजार एक, 85,800 हो गया ना। डिवाइडेड बाय 6 महीने करना। साल कैसे काट लोगे? साल तो है ही नहीं। अक्टूबर से मार्च 6 महीने काम कर रहा है तो 6 से डिवाइड कर लो। हर महीने कितना टीडीएस काट लेना? 14,300 रुपये हर महीने टीडीएस काट लेना। कितने दोगे? 1.5 नहीं दोगे? 1.5 लाख में से 14,300 महीने महीने काटो। 1.5 लाख में से 14,300, 1,35,700 हर महीने दे दो। 1,35,700, 1,35,700 हर महीने दे दो। टीडीएस हर महीने इतना कटेगा। सुनो, अब एक और पंगा। मान लो 2 जगह नौकरी करता है, सवेरे कहीं और, दोपहर बाद कहीं और। तो उसको पूछा मालिक ने, भाई तू दोपहर में क्यों आता है, दोपहर की शिफ्ट में क्यों आता है, सुबह क्या करता है? तो उसने बताया, जी करता हूँ ना, एक जगह और नौकरी करता हूँ। तो भैया बढ़िया रहेगा, तेरी ड्यूटी बनती है दोनों में से एक एम्प्लॉयर को दूसरा हालचाल बता दे। दूसरे वाले एम्प्लॉयर को पहले वाले की सैलरी, या पहले वाले एम्प्लॉयर को दूसरे वाले की सैलरी बता दे, ताकि तेरे को 2 बार 2.5 लाख माफ नहीं होना। समझ रहा है ना? कहता जी दोनों को अलग अलग टीडीएस काटना चाहिए। अलग अलग काटेंगे तो तेरे को बार बार 2.5 लाख रुपए माफ कर देगा, वो भी और वो भी। तेरा टीडीएस कटा ही नहीं गया, कटेगा ही नहीं, ज्यादा सियाना बन रहा है तू। क्या सर नौकरी ही 2 है, वो एक दूसरे को मालिक जानते ही नहीं, तो दोनों अपना अपना का जाने, अपना अपना टीडीएस काटे, 2.5 लाख माफ, 87 है। तो तुझे तो 2 बार 87 है, 2 बार। क्या सर वो रिटर्न में होगा ना हिसाब? ये तो टीडीएस है। अब सरकार कहती है नहीं, रिटर्न में नहीं होगा। अब वो बंदा भी उनकी लैंग्वेज पे आ गया, कहता वो कोई ये तो टीडीएस है साहब, नहीं कटेगा तो मैं रिटर्न में भरूंगा ना। नहीं, टीडीएस कटना चाहिए। तो इधर उधर हो जाए तो सरकार को इतना विश्वास कहां? तो तेरा टीडीएस अभी ज्यादा कटना चाहिए, ऐसे नहीं। कहता क्या करूं? दोनों में से एक आदमी को, एक एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल दे दे लिख के। एक फॉर्म होता है बीए फॉर्म 12 वो भर के ना जमा करा। एक एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा तेरा, बस। समझ गए? जैसे एम्प्लॉयर बी को एम्प्लॉयर ए से जो सैलरी मिलती है बता दे, एम्प्लॉयर बी क्या करेगा? अपनी सैलरी में एम्प्लॉयर ए की सैलरी जोड़ लेगा, टोटल जोड़ के उस पर टैक्स बनाएगा, टैक्स डिवाइडेड बाय 12 करके खुद काट लेगा अपने वाली सैलरी में से। समझ गए? लो मैं ऐसे कह रहा हूं, सुनो, समझो बात। एम्प्लॉयर ए, एम्प्लॉयर बी, इससे आपको 50,000 रुपये महीना मिलती, इससे 70,000 रुपये महीना मिलती। टोटल तनख्वाह कितनी है आपके पास? आपने इसकी डिटेल इस एम्प्लॉयर को बता दी। ये एम्प्लॉयर क्या करेगा? 70 में 50,000 रुपये महीना ये वाले एम्प्लॉयर का जोड़ेगा, 1,20 इंटू 12 बनाएगा। कोई डिडक्शन ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 1 बार 50, कितना आ गया? 1,20 इंटू 12, 1,1440 माइनस 50, 13,90,000। इस पे टैक्स बनाना 1390 पे, ओल्ड रजीम है मान लो। दो 49,080, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, 20,757 रुपए पर मंथ काटेगा। वो काटेगा कहां से? दूसरे एम्प्लॉयर से तो नहीं काट सकता, वो तो अपने वाले में से काट लेगा। 20,757 कितना? 70,000 महीना तनख्वाह देता है एम्प्लॉयर भी, वो 20,757 रुपए महीना टीडीएस काट लेगा। वो आपको कैश कितने दे देगा हर महीने?
49,243 पर मंथ क्या दे देगा आपको? कैश पेमेंट। समझ आया? दो एम्प्लॉयर से टीडीएस नहीं कटवाना, वो तो कटेगा ही नहीं। ऐसे नहीं, एक दो बार डिडक्शन थोड़ी, एटीसी और वो सब। एक एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर का हिसाब बताना है। बोलो, समझ आया? ये कोई डाउट? अब आपको ओल्ड और न्यू रिजीम का बड़ा पंगा है। अगर आप न्यू रिजीम में हो तो फिर डिडक्शन नहीं, और मालिक आपको एचआरए माफ भी नहीं करेगा। अगर ओल्ड रिजीम है तो वो सेक्शन 1013A क्या था? एचआरए याद है? तीनों में से कम माफ करेगा, और न्यू रिजीम हुआ तो नहीं करेगा। अलाउंसेस में भी पंगा है, 1014(2) के सारे अलाउंस मिलते ही नहीं न्यू रिजीम। सिर्फ वो ब्लाइंड वाला 3200 रुपए मिलता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रांसपोर्ट। 1014(1) के तो ठीक है, 2-3 मिलते हैं, कन्वेंस, ट्रैवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, बाकी सारे नहीं मिलते। तो भैया आपको देखना है न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हो तो आपको सबूत देने होंगे। अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हो तो आपको क्या मिलती है? डिडक्शन। डिडक्शन के सबूत दो। दान दिया तो एटीजी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस एटीसी, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया तो एटीडी, सबूत दो। हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट दो, तो जाके डिडक्शन। एचआरए, रेंट भरा है क्या तुमने? कहता हाँ जी भरा ना, रेंट पेड, क्या सबूत दे। मालिक को जो रेंट भरा है उसका सबूत दे। अगर लाख रुपए से ऊपर का हो रेंट पेड तो मालिक सबूत मांगता है, तो आपको एविडेंस देने होंगे, ठीक है ना? आपको यूनिफॉर्म हेल्पर एकेडमिक मिलता है तो जो बच गया वो टैक्सेबल है, सबूत दो। सबूत देने होंगे आपको, वरना क्या होगा? वो डिडक्शन नहीं गिनेगा, वो पूरा एचआरए जोड़ लेगा, पूरे अलाउंस जोड़ के क्या लगा देगा? वो डिडक्शन काटे बिना क्या है? टैक्स बना के टीडीएस काट लेगा। आपको प्रूव करना तो आपकी ड्यूटी है। बोलो कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो इतना सीधा नहीं है काम, झंझट है इसमें। मालिक के लिए भी झंझट है, एम्प्लॉय के लिए, ठीक है? तो सेक्शन 192 पे ही चलते रहो, बहुत बड़ा सेक्शन है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है 192। बाकियों में तो सीधा है, कॉन्ट्रैक्टर को दिए काटो 1%, रेंट दिया काटो 10%, ऐसे है। लेकिन इसमें झंझट है, पढ़ो। क्या? पहली बात, एम्प्लॉयर कौन? हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? एचयूएफ फर्म, कंपनी, कोई भी। रेसिपिएंट कौन? कोई भी एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर बिजनेसमैन है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने बंदे रखे हुए हैं तो आपको टीडीएस काटना है बस। मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक बंदे का प्रीडोमिनेंटली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही है, 3-4 घर हैं बंदे ने ले रखे हैं, या दुकानें किराया आता है, उसका काम ऐसा नहीं है। देखो इसमें ना कंफ्यूजन है बच्चों, मेरे पास मैसेज भी आते रहे कि बंदे ने 3-4 दुकानें किराए पे दे रखी हैं तो उसकी बिजनेस की इनकम होगी क्या? हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस तो कब होता है? जैसे कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा ऑब्जेक्ट में लेटिंग आउट ऑफ का बिजनेस है, या आपने को मॉल वॉल किराए पे दे दिया, प्रीडोमिनेंटली आप उसका बिजनेस करते हैं रेंट देने का। वैसे मेरा कोई प्रीडोमिनेंटली बिजनेस नहीं, वैसे ही मैंने 3-4 दुकानें किराए पे चढ़ा रखी हैं। पर्सनल लाइफ में मैं तो कोई नौकरी करता हूं, तो वो हाउस प्रॉपर्टी ही होगा। ज्यादातर कंपनियां मॉल बनाती हैं जिनका ऑब्जेक्ट क्लोज में ही बिजनेस है लेटिंग का, उनके लिए बिजनेस की इनकम होती है, वरना हाउस प्रॉपर्टी। चलो, मिस्टर रमेश हाउस प्रॉपर्टी की कमाई ले रहा है अच्छी, एक एम्प्लॉय रख लिया, उसको वो 80,000 रुपये महीना दे रहा है, जो सारा मैनेज करता है, ये दुकानें किराए पे चढ़ा रखी हैं जो। तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, आपका P&L नहीं बन रहा, तो क्या आप सैलरी दे सकते हो किसी को? हाँ। टीडीएस काटोगे? यस काटोगे। यानी ये कहना चाहता है एम्प्लॉयर जो है वो बिजनेसमैन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर पेइंग सैलरी टू समवन यू मस्ट डिडक्ट टीडीएस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस और इनकम। क्लियर? बोलो, बिजनेस नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सैलरी। रेट ऑफ टीडीएस कितनी है? परसेंटेज फिक्स नहीं है, स्लैब रेट है, जितना टैक्स बनता है वही टीडीएस है, सरचार्ज एजुकेशन जोड़ के। ये देखो नोट लगा रहा है, एम्प्लॉई को अपना ऑप्शन बताना है कि मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा हूं कि न्यू। अगर नहीं बता रहे तो ऑटोमेटिकली मालिक क्या मान लेगा? डिफॉल्ट रिजीम मान लेगा। नेक्स्ट,
एग्जम्पशन, हाँ जी, अगर तो ऑप्शनल रिजीम है, टीडीएस कब नहीं काटेगा मालिक? जब आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख से ऊपर नहीं है। एम्प्लॉय की उम्र 60 साल है तो कितनी, 60 साल है तो 3 लाख, और 80 से ऊपर है तो 5 लाख, नॉर्मल है तो 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं तो टीडीएस काटना नहीं। ऊपर है तो 87A मिल गई, 5 लाख तक जीरो टैक्स हो गया तो भी टीडीएस काटना नहीं। न्यू रिजीम में 3 लाख तक ऊपर है तो टीडीएस का रूल है, वरना नहीं। लेकिन 7 लाख तक भी नहीं है, क्योंकि 87A क्या उड़ा देगी, 25,000, 25,000, सही है। इसलिए वो चीजें माइंड में रखो। तो ये बता रहा है अगर ऑप्शनल रिजीम है, ऑप्शनल रिजीम है तो आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं है। 3 लाख से ऊपर भी टीडीएस शायद ना हो अगर टैक्स नहीं बनता, क्योंकि 12,500 या 25,000 की क्या मिल सकती है, 87A की रिबेट। टीडीएस कब कटेगा, पेमेंट बेसिस पे, सैलरी ड्यू बेस पे नहीं। मालिक ने सैलरी दी नहीं तो टीडीएस भी नहीं काटेगा, जब जब सैलरी देगा तब तब टीडीएस काटेगा, पेमेंट बेसिस पे टीडीएस है। फॉर्म कौन सा देगा, भर के सबूत के तौर पे फॉर्म 16, बाकी चीजों में कौन सा फॉर्म है, 16A, सैलरी में कौन सा फॉर्म है, 16। लेकिन अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है तो फॉर्म 12BA भर के देगा। वैसे लोग याद नहीं रखते, नॉर्मली फॉर्म 16 ही याद रखते हैं लोग, और जिनकी 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है उनको भी लोग फॉर्म 16 ही दिए जा रहे हैं, जबकि सही में इनकम टैक्स कहता है जिनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए टोटल से ज्यादा हो उनको फॉर्म 16 की जगह कौन सा फॉर्म भर के दो, फॉर्म 12BA, पर लोग ना 16 ही भर के दे रहे हैं। चलो कुछ एक बातें जो इस सेक्शन में काम आएंगी, क्या, नंबर 1 पॉइंट नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, अगर कितने एम्प्लॉई हैं मत देखो, बता चुका हूं। आप एक आदमी को भी सैलरी दे रहे हो लिमिट से ज्यादा, टीडीएस कटता बनता है तो काटो। और आपकी टर्नओवर कितनी एम्प्लॉयर की नहीं देखनी, वो सैलरी देखनी एम्प्लॉय की, टीडीएस के लिए कवर होती है, रेंज में आती है कि नहीं। सेकंड पॉइंट कहता अगर मोर देन 1 एम्प्लॉयर के पास नौकरी कर रहा है तो उसे चाहिए कि एक एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल दे दे ताकि टीडीएस सही से कट सके। बता चुका हूं ना, अभी एग्जांपल लेके समझा भी चुका हूं। आगे बढ़ो, अगर 89(1) की रिलीफ मिलती है एम्प्लॉय को तो मिलेगी। अरियर के केस में तो एम्प्लॉयर को बता दे सर मेरा 89(1) कर लेना, इस बार मुझे पिछला अरियर आया कई सालों का, कहीं ज्यादा टीडीएस काट लो, मुझे इस पे क्या मिलनी है, 89(1) की रिलीफ। मालिक को बता दो, मालिक कहेगा ऐसा बेटा 89(1) की रिलीफ गिननी आसान थोड़ी होती है, तू मेरे को क्या के जा रहा है सर 89(1) कर लेना, कहता मैं कोई वेला बैठा हूं तेरे लिए, 89(1) की रिलीफ आसान है क्या, क्या सर कागज वो बैग भरा पड़ा है घर दे दूंगा, बैग भरा पड़ा है पिछले सालों के रिटर्न दे दूंगा। मालिक कहता भैया मैं तो खुद किसी और सीए से एडवोकेट से भरवाता हूं रिटर्न, अपनी वो पैसे लेता है, तेरी 89(1) के चक्कर में मेरी और पंगे खड़े हो जाएंगे। सही कह रहा है मालिक, और एम्प्लॉय लड़ रहा है, कहते क्यों सर आपने टीडीएस काटना है तो आपको टैक्स भी सही बनाना चाहिए। एम्प्लॉयर नहीं के पास टेंशन नहीं है। एम्प्लॉयर पता क्या कहेगा फिर एंड में, कैसा कर तू फिगर बता 89(1) की, वही काट देता हूं मैं, बोल तेरी मर्जी, बता फिगर कैसे मर्जी, क्या मेरा क्या, मैं तो ज्यादा बता दूंगा, कहता मैं ज्यादा काट दूंगा, हिसाब तो इनकम टैक्स को तूने देना है मैंने थोड़ी देना है, तेरा 89(1) गलत बन गई तो तू करके ले आ, किसी से करवा के ले आ, या खुद सोच के बता दे मैं उतना 89(1) की रिलीफ काट देता हूं, कंप्यूट नहीं मैं करूंगा, मेरा काम नहीं है। एम्प्लॉय सोच रहा है ये भी यही कर दे पंगे है उसमें, कर दे, 1 साल हो तो कर भी दे, 8 साल का अरियर आया फिर 8 साल की रिटर्नों का हिसाब दोबारा खोलना है। चलो तो आपको डिटेल दे दे मालिक 89(1) की रिलीफ दे देगा, या फिर क्या आप खुद करके दे देना। इसमें ना एक फॉर्म 10 ही चलता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट डिडक्टेड कहता है कई बार क्या होता है, पहले मालिक ने कम टीडीएस काट लिया, सुनो मालिक ने कम टीडीएस क्यों काटा, पहले उसने ना सोच लिया आपकी डिडक्शन ज्यादा आपने बता दी, बाद में आपके कहते कि सर वो गलत हो गया सर, वो जो जीवन बीमा है ना क्या वो मेरा हुआ ही नहीं सर, गलती से बता गया मैं, ऐसे मेडिकल की गलत बता गया, मतलब मालिक ने किसी भी वजह से टीडीएस पहले अब तक गलत काट लिया है, थोड़ा कम काट लिया है, तो आगे ठीक कर ले पता लगने पे।
क्या करे, साल का टैक्स बनाए, टोटल टैक्स माइनस पहले 5 महीने बीत गए, जितना टीडीएस काटा है वो कम कर ले, बचा हुआ टीडीएस बचे हुए महीने कितने बचे 7, उनसे डिवाइड करके काट ले। जब गलती समझ आई तब से ठीक कर दो। और वैसे भी कई चीजें बदल भी जाती हैं साल के बीच में, कई बार सैलरी बदल गई कुछ, तो आगे से टीडीएस ठीक करना पड़ेगा, जो बीत गया टाइम वो गया। कहता है अगर एम्प्लॉय कोई और इनकम की डिटेल देना चाहे तो सैलरी के साथ मालिक जोड़ के टीडीएस काट लेगा, लेकिन ये चीज ऑप्शनल है, एम्प्लॉय की मर्जी है अदर इनकम बतानी है कि नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है। सीधी बात, मालिक को बता दे, वो ज्यादा टीडीएस काट लेगा तो एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, पता क्यों, वरना एम्प्लॉय को कल को एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा। भाई तेरी बाकी कमाइयां भी हैं, मालिक सिर्फ सैलरी पे टीडीएस काट रहा है, पर कल को तू रिटर्न भरेगा तो तेरी बाकी कमाइयां भी जुड़ेंगी, तेरा टैक्स बनेगा ज्यादा, 10,000 से ज्यादा भरने वाला तो 234 भी लगेगा, बी भी लगेगा, ए शायद ना लगेगा, रिटर्न से पहले भर देगा। तो बात तो एक ही, एडवांस टैक्स कटेगा तेरा। कहता अगर अच्छा मैं बाकी कमाइयां मालिक को बता दूं, वो टीडीएस ज्यादा काट ले तो एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, नेचुरल है नहीं भरना पड़ेगा, तेरा टीडीएस पहले ही जमा हो जाएगा, मालिक काट लेगा। समझ आया ना, मालिक टीडीएस काट ले, फालतू इनकम टैक्स के पास पैसे ही पहुंच गए तो एडवांस टैक्स भरना तुझे नहीं पड़ेगा, तेरी मर्जी है बताना है अदर इनकम के नहीं बताना। और सुनो, क्या एम्प्लॉय अपनी लॉस भी बता सकता है क्या, अभी बताया था मैंने आपको, ओल्ड regime है तो लॉस बता सकता है, कौन सा, सिर्फ एक, कौन से वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला। कोई और लॉस होगा तो मालिक उसे इग्नोर कर देगा कि तू अपनी रिटर्न में सेट ऑफ कर, मुझे तो सिर्फ एक ही लॉस बता, हाउस प्रॉपर्टी, और वो भी कब, जब तू ऑप्शनल में है। न्यू में हुआ, डिफॉल्ट में तो तेरा हाउस प्रॉपर्टी के सिवा कहीं और से कटना ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा। बोलो कोई डाउट, आगे। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट याद है ना, याद है मैंने आपको बताया था सैलरी में, किसी को याद है, एग्जांपल दिया था मैंने, बताओ। सैलरी में माफ होता है एम्प्लॉय की सैलरी में, और मालिक को इसकी डिडक्शन भी नहीं मिलती पीजीबीपी में। याद है, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था गर्मी ज्यादा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है भाई मैं तेरे को क्या है एसी दे रहा हूं, क्या सर एसी का बिल कौन भरेगा, और वो जो मालिक कहता है बिल मैं भरूं, एम्प्लॉय कहता है बिल तो आप भर दोगे, वो तो ऑब्लिगेशन मेरी सैलरी में जुड़ जाएगा, उस पर टैक्स भी लगना है सर, टैक्स भी लगना है। मालिक कहता है उस पर टैक्स भी भर दूंगा, फिर ठीक है क्या, फिर तो ठीक ही ठीक है, कब दे रहे हो एसी, फिर तो यही है भाई, एसी मिल रहा है ले लो, बिल भर मालिक भर रहा है बढ़िया है, ऑब्लिगेशन बन के सैलरी में जुड़ेगा, बिजली का बिल मालिक ने भरा, ऑब्लिगेशन बन के जुड़ जाएगा सैलरी में, लेकिन वो बिल पे जितना टैक्स है मालिक भरेगा, मालिक टैक्स कैसे भरेगा बताओ, याद है मैंने ये भी बताया हुआ है। बिजली के बिल पे कैसे बनेगा टैक्स, एवरेज रेट, मान लो वो बिल साल का 30,000 है, बाकी इनकम एम्प्लॉय की कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख बिजली का बिल 30 मालिक ने भरा, 6,30,000 इनकम होगी, 6,30,000 रुपए पे टैक्स बना लो, फिर प्रोपोर्शन कर लो, एवरेज रेट। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो एम्प्लॉय की बाकी इनकम 6 लाख है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय एम्प्लॉयर 30,000 है, ऑब्लिगेशन 630 हो गया, 630 पे टैक्स बना लो, ये एम्प्लॉय की अदर इनकम है, बनाना टैक्स 630 पे, ओल्ड रिजीम, लगाओ, चालीस 040 है, मालिक टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, 40,040 टैक्स कितनी इनकम पे है 630, वो बिजली बिल वाले पे कितना है
कितने? मालिक पेड कर देगा, बाकी टैक्स एम्प्लॉय खुद भर देगा बाद में। बाकी टैक्स है ना 40/040 में से 1906 करके, ये 1906 एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। वैसे ही तो इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन है, पर परक्विजिट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे दिया हुआ टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं जुड़ता, और इसका डिडक्शन पीजीबीपी के खर्चे में भी एम्प्लॉयर नहीं ले सकता। इसको भी मालिक कैसे भर दे? हर महीने इतना इतना भर सकता है मालिक। एम्प्लॉयर इनकम टैक्स में ये जमा करवा दे, इकट्ठा ना करवाए चाहिए, क्योंकि परक्विजिट तो इकट्ठा थोड़ी दे रहा है, सारा साल दे रहा है परक्विजिट, तो वो धीरे धीरे क्या करे, 12 महीने में इनकम टैक्स में ये टैक्स जमा करवा दे मालिक। वैसे ये एवरेज रेट से बना। एवरेज रेट कैसे निकलती है? एवरेज रेट का मतलब होता है टोटल टैक्स अपॉन में टोटल इनकम इनटू 100। इस क्वेश्चन में टोटल इनकम कितनी थी? 630। टोटल टैक्स कितना था? 40/040। एवरेज रेट से टैक्स कितना आ गया? आप यूं भी कर सकते थे, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स कितने थे वो? 30,000 रुपए, जिसपे 6.35%, वही आ गया 1906 रुपए आ गया। क्या परसेंटेज में निकालनी एवरेज रेट? ये एवरेज रेट अभी थोड़े दिन पहले भी अपन एक कंसेप्ट में यूज की थी, याद है कौन सा कंसेप्ट हो? हस्बैंड अंडरग्राउंड हो गया, वाइफ को इनकम मिल रही है क्लबिंग, तो इनकम टैक्स वाइफ से उतनी उतनी इनकम पे टैक्स मांगता है जितनी जितनी इनकम क्लब हो रही है हस्बैंड में। हस्बैंड गायब है तो वाइफ से उससे ज्यादा टैक्स नहीं मांग सकता। वहां भी एवरेज रेट लगता है, जब कुछ ना लगे एवरेज रेट को याद करता है, अंदाजा, एवरेज, एस्टीमेट। चलो जी, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, ये क्या है? सेक्शन 192 1A। ये सेक्शन कहता है कि एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है, वो क्या है? कुछ परक्विजिट पे टैक्स, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे एम्प्लॉय पे टैक्स ना लगे, वो खुद भर दे, एम्प्लॉय बाकी चीजों का टैक्स भर देगा। सच टैक्स विल बी डिटरमिन, कैसे निकलेगा? एवरेज रेट के बेसिस पे। एवरेज रेट क्या है? मैंने बताया था, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट यूज करके जो सैलरी आएगी उस टोटल पे टैक्स, यही है ना। मैंने अदर इनकम 6 और वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जोड़ के 630 पे टैक्स बनाया, उससे ही एवरेज परसेंटेज आई। आगे, टैक्स पेबल एम्प्लॉयर करता है, तो समझो ये टीडीएस ही और क्या है? मालिक ने जेब से भर दिया एम्प्लॉय के कुछ परक्विजिट पे टैक्स, तो लाइक टीडीएस ही तो हो गया। एम्प्लॉय को बाकी टैक्स भरना है, हर महीने कर देगा 12 से डिवाइड करके इनकम टैक्स में जमा। आगे आओ, सैलरी फॉरेन करेंसी में मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसे इंडियन रुपी में बदल के उस हिसाब से टीडीएस काट लेना चाहिए। सैलरी नॉन रेजिडेंट को मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में नौकरी कर रहे हैं वो, तो उनका भी टीडीएस काटना है, माफ कोई भी नहीं है। एक फॉरेनर इंडिया में नौकरी कर रहा है तो उसका भी टीडीएस वही कटेगा जो इंडियन का कटता है। थोड़ी देर के लिए इंडिया में नौकरी कर रहा है तो स्टेटस उसका नॉन रेजिडेंट है, उसका भी टीडीएस कटेगा। एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी है? एम्प्लॉयर को टीडीएस काट के इनकम टैक्स में जमा करवाना चाहिए, नहीं काट के जमा करवाएगा तो एम्प्लॉयर पे क्या लगना है? पेनल्टी के एक्शन किस पे होने हैं? एम्प्लॉयर। रिक्वायरमेंट, प्रूफ मांगेगा, किस चीज के प्रूफ मांगेगा मालिक? कुछ क्लेम है एम्प्लॉय के, उनके प्रूफ मांगेगा। जैसे एम्प्लॉय कह रहा है जी मैं किराया भरता हूं, रेंट पेड, तो मालिक कहेगा सबूत दे, चिट दे। डिडक्शन है तो उनकी भी चिट दे, मालिक कह रहा है। पढ़ो,
ऑप्शनल में देखो, याद रखना ऑप्शनल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन चीजों की डिडक्शन ओल्ड रिजीम में ही मिलती है, डिफॉल्ट में मिलती ही नहीं, तो सबूत मांग के क्या करेगा? क्या किस चीजों में? एक तो HRA, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? हाउस रेंट अलाउंस। और एम्प्लॉय को पूछ रहा है भी तेरा HRA फुल्ली टैक्सेबल है या तू कोई किराया भरता है? वो कहता है जी मैं किराया भरता हूं। तो बता किसको किराया देता है? तेरे एम्प्लॉयर का नाम बता, वो लैंडलॉर्ड का। तेरे लैंडलॉर्ड का पैन नंबर बता, नेम एड्रेस बता, रेंट कितना देता है वो बता। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो रेंट, अगर रेंट 1 लाख से ज्यादा नहीं साल का तो छोड़। फिर मालिक कहता है मैं डिटेल नहीं मांगूंगा। अगर तुम साल का किराया लाख रुपए से ऊपर दे रहे हो तो मालिक आपसे पूरी डिटेल मांगेगा, किसकी बिल्डिंग है जिसमें तू रहता है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। मैं कंफर्म करना चाहूं तो कर तो लूं। LTC पे गए हो आप तो जितना खर्चा शॉर्ट रूट से माफ होता है, पर आपको सबूत तो देने पड़ेंगे ना। LTC पे गए हो, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कम हो जाता है, लॉस होता है ना, वो कट जाता है, तो उसके भी सबूत दो। किससे लोन ले रखा है, उसका नेम पैन नंबर वगैरह बताओ। और कोई डिडक्शन लेनी है तो डिटेल बताओ। न्यू रिजीम में तो मिलनी नहीं, ओल्ड में मिलेगी डिडक्शन, उसके आपको एविडेंस पेश करने होंगे। बोलो अब मुझे बताना फटाफट से, क्वेश्चन बताओ क्या क्या क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 1, राम 70 साल का है, अप्रैल से मार्च नौकरी करता है, 6 लाख रुपए टोटल तनख्वाह है। बोलो TDS कितना? 6 लाख पे बनाना टैक्स। 33,800 हो गया ना, इसको 12 से डिवाइड करो, 2816। 31,200 कैसे हो गया? अच्छा बंदा 70 साल का है, अच्छा 70 साल का है तो 12,500 की जगह 10,000 बनेगा, 3 लाख माफ। तो 20,000 प्लस 10, 30,000 प्लस 4%, 31,200। 31,200 को किससे डिवाइड कर लो? 12 से। 31,200 को 12 से डिवाइड करो, हर महीने कितना TDS कटेगा? 2,600 रुपए का TDS कटेगा हर महीने। एम्प्लॉय को क्या देगा? 50,000 रुपए महीना होगी ना तनख्वाह शायद, पर इसने ना सोल्व करके टैक्सेबल सैलरी दे रखी है। बस आप पर मंथ लिख के छोड़ दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2,600 रुपए महीना हो गया, सही है। कहता ऊपर वाले केस में अगर वो नौकरी अक्टूबर में ही लगाओ, 6 महीने की नौकरी है उसकी, तो 6 महीने में काट लो 31,200, बस। बंदे की उम्र सब कुछ सेम है, पर वो नौकरी अक्टूबर में लगा, तो 6 महीने का ही TDS काट लो। 31,200 को किससे डिवाइड करो? 6 से। 5,200 रुपए महीना, 6 महीने काट लो। तनख्वाह 6 लाख है 6 महीने की, सब सेम है, पर तनख्वाह 6 महीने की है 6 लाख। 6 महीने में काटोगे TDS। बोलो आगे चलो। थर्ड, सपोज इसकी 70 साल उम्र है, 6 लाख रुपए की सैलरी है, क्या डेटा दे रहा है? लॉस हाउस प्रॉपर्टी का। अगर ओल्ड रिजीम है तो मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो जाएगा? 2 लाख। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए। लॉस फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस ये ना बता हमें, दो लॉस है लेट आउट में। भैया कुछ भी हो जाए, दूसरे हेड से सिर्फ 2 लाख ही कम होता है। प्रोप्राइटरी बिजनेस का लॉस तू अपने पास रख, इंटरेस्ट इनकम काम ले लेंगे हम। बताओ TDS कितना कटेगा? 6 लाख रुपए सैलरी है बंदे की, 6 लाख सैलरी, इंटरेस्ट इनकम कितनी है इसकी? 3,20, 9,20 हो गया। हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कितना कट सकता है? 2 लाख। 7,20 इनकम आ गई, 7,20 पे टैक्स बना लो, कितना बनता है? 56,160, 12 से डिवाइड करो। 56,160 12 से डिवाइड करो, 4680 पर मंथ TDS कट जाएगा। बोलो बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लो, रिटर्न में दिखाओ, यहां नहीं। समझ आया? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वाले पॉइंट पे आ जाओ। अभी बता चुका हूं मैं। मान लो कान्हा 31 मार्च 24 को बता रहा है 10,65,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद उसकी सैलरी है
कहता ऑन आउट ऑफ विच 160 क्या है, नॉन मोनेटरी परकोजिट, यानी इसके 1,60,000 पे तो नॉन मोनेटरी परकोजिट है, टोटल 10.65 में। अदर इनकम नॉन मोनेटरी हाँ जी 10.65। एम्प्लॉयर कहता है जी इसके ये 160 वाले परक्विजिट पे मैं टैक्स दे दूंगा, तो ऑप्शनल रिजीम ऑप्ट किया कान्ना ने, तो बताओ टीडीएस मालिक कितना पे करेगा, 192(1)(a). ऐसा है, टोटल पे टैक्स बनाओ पहले, टोटल पे टैक्स कितना बनता है, 37,280। एवरेज रेट ऑफ टैक्स बनाना कितनी आ गई, कितनी आ गई, टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी हाँ जी 12.89% उस पे लगा लो, कितने थे वो 160, उस पे लगाओ 20,624, मालिक भर देगा, ये 12 से डिवाइड करके हर महीने भर देगा। पता लगा, हर महीने आ गया 1719, हर महीने जमा करा देगा नॉन मोनेटरी पर्पज। इसकी मालिक को कोई डिडक्शन नहीं मिलनी पीजीबीपी में, ना ये सैलरी में जुड़ता है एम्प्लॉय के, बोलो खर्चे में नहीं जाता एम्प्लॉयर के। सैलरी इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, 5वें में सैलरी बुक्स में क्रेडिट हुई, एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई, तो भैया कोई टीडीएस नहीं जब तक सैलरी पेड ना हो। सैलरी पे डिडक्शन टीडीएस कब होता है, पेड बेसिस, एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अब देखना, साहू नौकरी करता है एक्स लिमिटेड में 60,000 रुपये महीना, 31 जुलाई तक नौकरी की, रिजाइन कर गया 4 महीने नौकरी करके, 1 अगस्त में कहां लग गया, 70,000 रुपये महीने पे नौकरी लग गया। एक्स वाले और वाई वाले कितना टीडीएस काटेंगे, ऐसा है। एक बात बताओ, पहले वाले को पता है कहीं और जाके नौकरी लग जाएगा, एप्पल में पता है नहीं, एप्पल में तो इसको खुद ही नहीं पता होगा साहू को, तो पुराने वाला मालिक कैसे करेगा, पुरानी तनख्वाह बदलो कितनी है, 60,000 रुपये महीना, 12 महीने की कितनी मानते हुए, 720, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 देते हुए, बनाना टैक्स कितना बनेगा, बनाओ बनाओ, 670 रुपये टैक्स। चार 4,030 हर महीने काट लेगा, अप्रैल में काट लेगा, मई में काट लेगा, बोलो 4,030 आ गया। अप्रैल में काटा, मई में काटा, जून में काटा, मानो जुलाई में वो टीडीएस नहीं काटेगा, पता है क्यों, अप्रैल में जून, जुलाई में तो मालिक को पता लग गया नौकरी छोड़ रहा है, वो कहता मैंने क्या, मेरी तो इतने एक महीने का तो कोई टीडीएस बनता भी नहीं, अब मैं नहीं काटता। सपोज उसने 3 महीने टीडीएस काटा, क्यों, क्योंकि चौथे महीने में तो उसको पता ही लग गया एम्प्लॉय नौकरी छोड़ रहा है, वो टीडीएस क्यों काटेगा, क्योंकि उसे पता भी इसकी साल की सैलरी मेरे हिसाब से तो बनती नहीं, अब नौकरी छोड़ रहा है।
बाकी काट ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम कर लिया गया कि भी वो चौथे महीने काटेगा ही नहीं, उसका टीडीएस बना 4030। अप्रैल में जून जुलाई वाला टीडीएस नहीं काटा क्योंकि अब एम्प्लॉयर को क्लियर हो गया कि वो तो रिजाइन कर रहा है और उसकी सैलरी कहता है मेरे से कितनी मिल रही है उसको 60,000 4 महीने की 240 जिस पे टीडीएस बनता भी नहीं। तो जो कट चुका अब तो ना काटूं, वो नहीं काट रहा। नई नौकरी लग गया 70,000 रुपये महीने की, 70,000 रुपये महीने की। उसको पुरानी जॉब का हिसाब बता देना भाई, पुरानी जॉब से मुझे कितना मिला 60 नई जॉब में 70,000 इंटू 8 महीने 560। स्टैंडर्ड डिडक्शन देके 7.5 पे टैक्स बना लो, कितना बनता है 7.5 पे 65,000 बन जाएगा क्या। अगला मालिक क्या करेगा, 65 में से क्या कम करेगा, जो तेरा टीडीएस पहले कटा हुआ है, 3 बार में कटा है ना जो टीडीएस, 4,030 काटेगा। बचे हुए टीडीएस को 8 किश्तों में डिवाइड करके वो काट। देखो दूसरे मालिक को तो आप बताओगे ना मैंने पिछले 4 महीने नौकरी वहां की, 60,000 तनख्वाह थी, मतलब 240 होगी साल की। आपके पास तनख्वाह मेरी 70,000 रुपये महीना 560, मेरा इतना टैक्स बनता है। मालिक कहेगा पिछले वाले ने कितना काटा है वो काट के बाकी काटना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट। 11.5 लाख पे कहता है न्यू रिजीम और रोल रिजीम दोनों में टीडीएस काट के दिखा दो। हाँ जी, न्यू रिजीम में दिखाना। 11.5 लाख रुपए ग्रोस सैलरी है, ग्रोस सैलरी वर्ड है, काटो 11 लाख रह जाएगा, 11 लाख पे काटना। ग्यारह 15 है क्या, 11-15 में से 50,000 क्या काट दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, 10.65 पे टैक्स न्यू रिजीम में लगाना। एक बार 10.65 पे टैक्स लगाओ। पहले 3 लाख पे 0, अगले 3 लाख पे 5% 15, अगले 3 लाख पे 10% 30, 69,750, 72,540। सही है। एजुकेशन जोड़ के 72,540 आता है, आ जाएगा ना। 3 लाख माफ हो गए, 3 लाख माफ। उसके बाद अगले 3 लाख पे 5% 15, अगले 3 लाख पे 10% कितना 30, बचे कितने बाकी 10.65 में से 1.65, उस पे हो गया 15%। टोटल जो टैक्स है उस पे 4% जोड़ दो। सही है। इसको 12 से डिवाइड करो, 6,045 पर मंथ टीडीएस कट जाएगा, समझा। और अगर ओल्ड रिजीम होगा तो वही आपको स्लैब सिस्टम से वो 11,440 बन रहा है, वो टीडीएस कट जाएगा। बोलो कोई डाउट। ये रीड ओनली लिख रहा हूं, या आईसीआई ने तो हटा दिया। 192, किसी को पीएफ का पैसा मिलता है आरपीएफ का, तो वो नॉर्मली क्या होता है आपको याद होगा, सैलरी 5 साल बाद रिटायर हो नौकरी करके। 5 से पहले रिटायर हो तो बीमार हो गया, कोई चोट लगी तो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट पे मिलने वाला पैसा आरपीएफ का पूरी तरह से क्या है, माफ। लेकिन वो कह रहा है जी माफ होगा पर हम तो टीडीएस काटेंगे। अगर 50,000 से ऊपर पैसे मिलेंगे तो 10% टीडीएस काटेंगे, पैन नहीं देगा तो कितना काटेंगे इसका टीडीएस, 20%। क्लियर। पढ़ लोगे ये सैलरी वाला, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, सारे पढ़ लेना। आईसीआई में कम क्वेश्चन है।